Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to start cell and cell organelles. We'll discuss, as we have discussed, prokaryotic and eukaryotic cells. We all know what are eukaryotic cells. Now we'll discuss the structure of a cell, the structure of an eukaryotic cell. Eukaryotic cell. The human body is composed of many cells. There are about 250 types of specialized cells in the human body. Example: erythrocytes, nerve cells, muscle cells, beta cells of pancreas. An eukaryotic cell is generally 10 to 100 micrometer in diameter. तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है. अब उन्होंने बताया हुआ है कि 250 टाइप्स हैं डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस के साथ. जैसे एरिथ्रोसाइट्स आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स आपके दूसरे होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, और पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं, वो एक स्पेशल हार्मोन्स रिक्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं इंसुलिन. विल डिस्कस दैट लेटर. तो साइज़ जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है एरिथ्रोसाइट सेल का. अब आपके यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें भी डिफरेंस आ जाता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का. तो जो प्लांट सेल्स हैं वो एनिमल सेल से इस तरीके से डिफरेंट होते हैं कि उनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि एनिमल सेल की सेल वॉल लिपिड से बनी होती है, ठीक है. उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं प्लांट सेल में. क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट की अपने फूड प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर. जबकि एरिथ्रोसाइट सेल जो होता है वो आपका जो है एरिथ्रोसाइट रहने दें, बल्कि आप एनिमल सेल ही कर लें. अगर एक एनिमल सेल जो है आपका वो जो है वेल डिफाइंड होता है, उसमें सब सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है. ऑल्दो ये प्लांट सेल में भी होता है, बट प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो हम एनिमल सेल को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है. विल डिस्कस द एनिमल सेल. एनिमल सेल आपका इस तरीके से होता है जनरली. ये सब आपकी डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं. शुरू ये आपका पूरा का पूरा सेल है. उसके अंदर जो है जो आपका जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका ये चीज़ होती है कि उसका न्यूक्लियस अलग से होता है. तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर फिर एक और न्यूक्लियोलस होता है. ये पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती है. फिर उसके बाद डिफरेंट आपके ऑर्गेनल्स आ जाते हैं. दीज आर ऑल्सो द एनिमल सेल. ये आपकी बेसिकली सारी की सारी ऑर्गेनल्स के साथ प्रॉपर थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है. यू कैन लर्न योर डेफिनेशंस फ्रॉम हियर. ये आपकी डायग्रामेटिक है, और ये डायग्राम बनाने में ये इमेज जो है आई एडिटेड हेयर के आपका डायग्राम इजीली बन सकता है इस इमेज के साथ. तो और ऊपर से इसको फिगर बनाना भी इसका आसान है. तो यू कैन लर्न टू ड्रॉ योर डायग्राम फ्रॉम हेयर एंड यू शुड नो द डायग्राम, और आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस जो है, अब हम जितने भी ये आपके सेल के पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है. ये जो हैं आपके इन सब का डिफरेंट फंक्शन होता है एक सेल के अंदर. तो जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल है. ये मिडल में होता है सेल के. इसके इर्द गिर्द जो है एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को या न्यूक्लियर मटेरियल को इन्वेलप कर रही होती है. अब वो जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको हम आगे देख लेते हैं. और अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो है न्यूक्लियर आपका जितना भी न्यूक्लियस कंटेनिंग मटेरियल होता है वो होता है. तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं अब न्यूक्लियस के अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं आपका. एक तो सबसे पहले आपकी फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन आ जाती है. इसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है. बायलेयर का मतलब है बाय मीनिंग टू, 2 लेयर्स हैं उसकी, और वो मेम्ब्रेन है, ठीक है.
इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है वैसे वो सारा का सारा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर फिर एक और छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर आपकी डीएनए, आपकी आरएनए वगैरह होता है। और क्रोमेटिक जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर मतलब ये प्रॉपर एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने आपको इमेज दिखाई थी पहले लास्ट लेक्चर में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जितनी भी आपकी डीएनए वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है या डीएनए वगैरह होता है वो वैसे ही होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो सब। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है, डबल लेयर्ड होती है, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि डबल लेयर होती है और बाई लेयर होती है। इसका मतलब ये है कि ताकि वहाँ से जो है डीएनए वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से आगे पास ऑन हो सके। प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर न्यूक्लियर पोर्स विद अ डायमीटर ऑफ 90 nm थ्रू विच सब्सटेंसेस एंटर और लीव द सेल। अच्छा, तो वो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। वो न्यूक्लियर पोर्स का जो साइज़ है वो 90 nm है। अब इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू सारे के सारे सब्सटेंसेस आते और जाते हैं, ठीक है। जैसे आरएनए है, प्रोटीन्स है, ये सब एंटर भी होते हैं और लीव भी करते हैं थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स आप इस तरह से कह लें, लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर दरवाजे हैं जिनके अंदर से सब्सटेंसेस एंटर करते हैं और लीव करते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या है? आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो डीएनए या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये वो होती है जिससे आपका नया सेल बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, आपकी सेम इन्फॉर्मेशन जो है, फॉर एग्जांपल मसल सेल है, ठीक है। तो मसल सेल जो है व्हेन इट डाइज तो वही इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है और उसी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से नया माइटोसिस के ज़रिए से फिर नया सेल बनता है, ठीक है, पेरेंट सेल से। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा सेल बनना और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी फंक्शनिंग करना, ये सब इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है ताकि वो सेम वैसा ही बने जैसे हम हैं। चिल्ड्रन वो अब ये देखेंगे कि ब्लॉन्ड लोग जो होते हैं या फेयर लोग होते हैं उनके बच्चे फेयर होते हैं। दैट्स द डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट वाज पास्ड ऑन। इसी तरीके से वीटिश कम्प्लेक्शन के बच्चे लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी वीटिश कम्प्लेक्शन के होते हैं। अगर ज़्यादा हाइट के पेरेंट्स हैं तो बच्चे भी ज़्यादा हाइट के होंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसी तरीके से अगर आप इसको सेलुलर लेवल पे देखें तो सेम इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है नेक्स्ट जनरेशन में, ताकि वो वही कंटिन्यू प्रोसेसेस कंटिन्यू कर सकें जो कि पेरेंट जनरेशन कंटिन्यू कर रही थी। तो eukaryotic DNA is associated with basic protein histones in the ratio of 1:1 to form nucleosomes। अच्छा, जो DNA है वो एक प्रोटीन है हिस्टोन, उसके साथ मिल के 1:1 मतलब हिस्टोन और DNA एक की रेशियो के साथ आपस में मिल के न्यूक्लियोसोम बना रहे होते हैं। अब जो न्यूक्लियोसोम है इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसके अंदर एक तो डीएनए का सेगमेंट होता है, वो एक डीएनए का सेगमेंट होता है, वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द वाउंड आउट हुआ होता है। और वो इस तरीके से होता है जैसे एक थ्रेड है वो निल्की के इर्द गिर्द वाउंड आउट हुई है। स्पूल को निल्की कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो फंडामेंटल सब यूनिट है क्रोमेटिन का। मतलब ये कि डीएनए हिस्टोन के साथ मिलके उसने न्यूक्लियोसोम बनाया। न्यूक्लियोसोम इटसेल्फ जो है वो सब यूनिट है क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन जो है वो बनता है, क्रोमोसोम बना रहा होता है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं स्पीशीज़ के। जैसे ह्यूमंस हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अगर ह्यूमंस हैं तो जितने भी ह्यूमंस होंगे उनके अंदर 46 होंगे। इसी तरीके से एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं, इसी तरीके से
अब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं और इसी तरीके से बाकी सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि आप ह्यूमन हैं तो ह्यूमन कहलाने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आपके हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये इस तरीके से है। आपका ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए जो है हिस्टोन के इर्द गिर्द इस तरीके से वाउंड आउट हुआ होता है, उसके इर्द गिर्द रैप्ड हुआ होता है। तो इस तरीके से ये आपस में इस तरीके से रैप होके इस तरीके से आपस में रैप होते हैं। तो ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो अब इस तरीके से ये आपस में वाउंड आउट होते हैं और ये क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर जो है इटसेल्फ जो है वो जो है क्रोमोसोम बना रहा होता है, ठीक है। दैट्स हाउ इट्स आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर आपकी सारी की सारी ये जीन्स की इन्फॉर्मेशन होती है, सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। तो ये जो आपका डीएनए है ये स्टोन्स के इर्द गिर्द रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम जो है मिल के क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर आरएनए होता है, पर्टिकुलरली राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि साइटोसोल में एंटर होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अच्छा, जितना भी ग्राउंड मटेरियल है, मतलब ये सब जो आपका न्यूक्लियोलस है और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये जो एम्बेडेड हुए हैं, जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है, जो बैकग्राउंड मटेरियल है जिसके अंदर ये सब एम्बेडेड हुआ हुआ है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो रिच होता है एंजाइम्स में, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये वो एंजाइम्स हैं जो इनके डीएनए के स्ट्रैंड्स को या आरएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक डाउन करके आगे पास ऑन करवाते हैं। ये आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। अब आप देखेंगे ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है और लीव करती है, सब्सटेंसेस यहाँ से पास ऑन होते हैं और लीव करते हैं। अब आप ये देखें, ये एक आपकी डबल बाइलेयर मेम्ब्रेन है और जो पहली मेम्ब्रेन है वो आपकी इस तरीके से अटैच हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे, ताकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधी यहाँ से होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाती है। एंडोप्लाज्मिक नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, विल डिस्कस इट। तो ये आपकी डबल बाइलेयर मेम्ब्रेन होगी, ये आपके न्यूक्लियर पोर्स हो गए। अब ये जो आपका इसी तरीके से न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर ये आपके सारे के सारे क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन मैं आपको बता चुकी हूँ क्रोमेटिन क्या है, ठीक है। दैट्स योर न्यूक्लियस। अब आप आगे आ जाएं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एनर्जी हमें मिल रही है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू वापडा, ठीक है, इसी तरीके से सेल में एनर्जी मिल रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से। माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी ये सारे के सारे, मतलब जो आपके सेल में जितने सारे के सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, जो काम हो रहे होते हैं, वो कैरी आउट होते हैं थ्रू एनर्जी और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो in return, as a definition, mitochondria are the centers for the cellular respiration and energy metabolism. They are regarded as the powerhouses of the cell with various size and shapes. तो क्या करते हैं ये? एक तो एनर्जी मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं और दूसरा सेल की रेस्पिरेशन में काम करते हैं। जैसे हम हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सांस लेने के, उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, सांस चाहिए होता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी आपको एनर्जी ही प्रोवाइड कर रही होती है इन रिटर्न। तो इसी तरीके से सेल की रेस्पिरेशन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो एक रॉड लाइक होती है, रॉड लाइक फिलामेंट टाइप की बॉडी होती है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 1.0 मल्टीप्लाई बाय 3 माइक्रोमीटर होती हैं। मतलब उसकी जो साइज़ है वो ये है। अच्छा,
एक सेल के अंदर तकरीबन 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और दैट्स अ लार्ज अमाउंट टू बी कंटेन्ड इन वन स्मॉल सेल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सबको जमा करें तो एक सेल को अगर 5 हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्सा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया 1/5 ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं एक सेल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट इज क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी अब डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक स्मूथ टाइप होती है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनल को उसने कवर किया होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन आपकी स्मूथ होती है और वो पूरी की पूरी ऑर्गेनल को उसने कवर किया हुआ होता है और एक रॉड लाइक शेप बनाती है। लेकिन अब उस रॉड लाइक शेप के अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो आपस में फोल्डेड होती है। वो जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर क्रिस्टे बनाते हैं। जो उसको फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रिस्टे कहते हैं। तो जो इंटरनल चैम्बर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसे न्यूक्लियस के अंदर इंटरनल चैम्बर जो था, जो आपका मटेरियल था, उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा हुआ था। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मटेरियल है, जो इसके अंदर सारी ऑर्गेनल या कंपाउंड्स एम्बेडेड हैं, उसको हम मैट्रिक्स या माइटोसोल कहते हैं। अच्छा, अब ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपकी पहली वाली जो है मेम्ब्रेन वो स्मूथ होती है काफ़ी हद तक, लेकिन जो आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो पूरी किस तरीके से फोल्ड्स बना रही होती है, उसको हम क्रिस्टे कहते हैं। ये बीच में खाली स्पेस होती है, जो अंदर ये है इसको हम माइटोसोल या मैट्रिक्स कहते हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट आपके कम्प्लेक्सेस होते हैं जो हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। ये आपका डीएनए है, ये आपके राइबोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से डीएनए होता है। तो जो आपके कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर बरीड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वो जो कम्प्लेक्सेस हैं वो ही हेल्प कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ये आप पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर। आपकी जो ये एक स्पेसिफिक चेन रिएक्शन होता है जिसके एंड में आपको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये एक रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसीजर होता है जिसके एंड में आपको एटीपी मिलती है। और एटीपी क्या है? एटीपी इटसेल्फ जो है वो आपकी एनर्जी का यूनिट है। मतलब ये है कि एटीपी ही है जो हम पूरी बॉडी, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी जो है वर्क करती है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी मिलती है खाने के ज़रिए से। खाने में होते हैं न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होके न्यूट्रिएंट्स जाते हैं सेल में, वहाँ पे उनकी ब्रेकडाउन होती है और फिर उनकी ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है। वो जो उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है ना, तो जो ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है, तो जो यूनिट है उसको हम एटीपी कहते हैं। एटीपी के ज़रिए से हम एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में वाट्स कह लें आप, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमें एटीपी मिल रहे होते हैं। अच्छा, जो मैट्रिक्स है उसका माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं काफ़ी सारे, और ये सारे एंजाइम्स जो हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड की जब ब्रेकडाउन हो रही होती है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये सारे साइकिल्स आते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनके एंड में आपको एटीपी मिलती है। तो उनकी जो ब्रेकडाउन में एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। The matrix enzymes also participate in the synthesis of heme and urea। तो हीम जो है ये कंपोनेंट है जो आपके आरबीसीज के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। और जो यूरिया है ये कंपोनेंट होता है जब आपकी जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी ब्रेकडाउन से जो एंड प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। यूरिया फिर आपके यूरिन में जाता है, वो यूरिन में कन्वर्ट होता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है।
तो ये भी आपके मैट्रिक्स के अंदर ही आपके ये बनते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो एटीपी प्रोड्यूस करता है एरोबिक सेल्स में। एरोबिक का मतलब है वो सारे सेल्स जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हम सांस ले रहे होते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी होती है क्योंकि सेल्स को आपकी ऑक्सीजन चाहिए होती है एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, और एटीपी ही आपके प्रोड्यूस होती है तो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स वर्क करते हैं, इसीलिए हम सांस के बगैर नहीं रह सकते। तो एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है और पूरे सेल के पार्ट्स में, हर पार्ट में चली जाती है। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और पूरी बॉडी में जाती है ऑक्सीजन, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है और पूरी बॉडी में वो एनर्जी जाती है, पूरी सेल की पूरी बॉडी में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं। आरएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और आपके मैट्रिक्स एंजाइम्स, ठीक है, ये सब के सब जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एबिलिटी होती है न्यूक्लियस के अलावा जो कोई ऑर्गेनेल होगा जो कि ख़ुद ही से प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है अपने लिए, मतलब अपने ऑर्गेनेल के लिए, अपनी बॉडी के अपने ऑर्गेनेल के लिए ख़ुद ही से डीएनए बना लेना या ख़ुद ही से अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखना, तो वो न्यूक्लियस के अलावा एबिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसमें जो डीएनए को हम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कहते हैं, ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और ये जो है तकरीबन 10% माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। और वो कैसे प्रोड्यूस करता है? वो डीएनए के ज़रिए से करता है। और वो जो बाकी प्रोटीन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो बनती हैं थ्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है डीएनए को। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो क्लोजली रिजेंबल कर रहा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को, क्योंकि ये हाइपोथेसाइज किया हुआ है, ये हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया में से इवॉल्व हुआ। बैक्टीरियाज आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरियाज के अंदर एबिलिटी होती है कि वो खुद ही से वर्क कर सकें, मूव कर सकें, लिव कर सकें। तो क्यों वो कर सकते होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है, उनके अंदर अपना जो है प्रॉपर एक फंक्शन होता है, वो रेस्पिरेट भी कर सकते होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर डीएनए इन्फॉर्मेशन भी होती है और सारा कुछ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हाइपोथेसाइज किया जाता है कि वो एरोबिक बैक्टीरिया से में इवॉल्व हुआ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके पास अपना डीएनए भी है, वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है और क्या कहते हैं वो मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। बाकी जबकि सेल में बाकी ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कोरिलेशन करके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क करती हैं। तो देन अगेन एक बार ये दोबारा से देख लें। दैट्स योर माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जो कि ये फोल्डेड होती है। फिर इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो है आपका डीएनए, राइबोसोम्स और डिफरेंट कम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि आपका न्यूट्रिएंट्स के से एनर्जी ट्रांसपोर्ट कराने में, एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। आगे आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्पेसेस हैं जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर पूरे के पूरे सेल में होती हैं। न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन से शुरू होकर एंड तक जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन की एंड तक जाती हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियर पोर से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होते हैं। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं
राइबोसोम्स जो होते हैं ये वो फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये माइक्रोसोम्स, इन्हीं जो रफ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मॉल वेसिकल्स बनाता है जिसको हम माइक्रोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि ट्राइसाइक्लिसरोल्स बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, स्टीरोल्स बनाता है। फिर इसके अलावा एक स्टोरेज साइट है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्टोरेज साइट है कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम जो है सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये सारे आपके न्यूक्लियर पोर्स हैं। तो यहाँ से आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड हुआ है और इसके ऊपर ये राइबोसोम्स हैं। ये जो आपके डिफरेंट फोल्ड्स होते हैं इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं, और फोल्ड्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं उसको हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। और फिर उसके बाद से आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से आता है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते। आप जब ड्रॉ करते हैं सेल में तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं अगर हम इसको ऊपर से देखें ऐसे तो, और राइबोसोम्स बना देते हैं। और स्मूथ को जो है हम सिंपली ड्रॉ करते हैं, इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियर पोर्स है। यहाँ से आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो रहा है जो एंड तक जाता है आपके। सो दिस इज इट फॉर टुडे। We'll continue the cell organelles tomorrow. If you have any questions, I'll be there to answer them all. Allah Hafiz.